आदरणीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण जो उन्होंने 31 जनवरी 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है के लिए उनके अत्यंत आभारी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस पवित्र और सम्मानित सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति जी, मेरे लिए ये बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्जवल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है। आदरणीय सभापति महोदय, यह भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की माटी से बेइंतहा लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है। जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज हमारा देश चहुमुखी विकास के रास्ते पर है। बीते 10 वर्षों में भारत ने तरक्की और विकास के लिए प्रतिमान स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सरकार का तीसरा काल भारत की समृद्धि का नया इतिहास रचेगा। जन कल्याण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह सचमुच भारत में समृद्धि का अमृतकाल है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। उसकी घोषणा भी इस सदन में भारत की माननीय वित्त मंत्री महोदया ने की है। देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है। देश की किसी भी सरकार ने आज तक मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत नहीं दी है। 8वें वेतन आयोग का गठन भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करने का है। मुझे इस बात की खुशी है, पूरे देशवासियों को खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान पर महू में जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सभापति महोदय, बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों का पंच तीर्थ के रूप में विकास किया गया है। ये पंच तीर्थ है जन्म स्थान महू, दीक्षा स्थान नागपुर, मुंबई में स्मारक, लंदन में स्मारक और दिल्ली में अलीपुर रोड स्मारक। इसके अलावा दिल्ली में जनपथ पर भी बाबा साहब की स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, 1990 से पहले संसद के सेंटर हॉल में बाबा साहब की तस्वीर नहीं थी। जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से
देश में सरकार बनी, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सरदेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी, उस सरकार से आग्रह किया कि देश की संसद में, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाए, बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और इसके साथ साथ बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की जाए। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आग्रह पर यह सब कुछ संभव हो पाया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं कि आज पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति गौरव महसूस कर रहा है, उनका अभिनंदन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हृदय में किसानों के प्रति गहरा लगाव है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा रकम भेजी गई है। देश के किसानों की आय में वृद्धि हुई है। भारत में 332 मिलियन टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। हमारा देश लगातार दूध, दलहन, मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना हुआ है। किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है और महान किसान नेता देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सरदेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया है। यह सभी किसानों के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 साल के शासनकाल में लगभग 4.5 करोड़ गरीब लोगों को मकान बनाने का लक्ष्य रखा। उसमें से 2.25 करोड़ मकान बन चुके हैं। दिल्ली में मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मोदी जी ने दिल्ली में लाखों झुग्गी झोपड़ी वासी, जहां झुग्गी वही मकान बनाने की योजना शुरू करी है। 7,000 झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट दिए गए हैं और आज उस एक फ्लैट की कीमत जो झुग्गी वासी को दिया गया है उसकी मार्केट वैल्यू 40 लाख रुपया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए दिल्ली में 53,000 फ्लैट्स बनाए गए। बार बार मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि ये जो 53,000 फ्लैट्स बनाए गए हैं, केंद्रीय सरकार की सहायता से बनाए गए हैं, इन फ्लैट्स को दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों को इनको अलॉट किया जाए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा, लेकिन किसी एक झुग्गी वासी को फ्लैट में पुनर्वासित नहीं किया। आज फ्लैटों की हालत जर्जर हो गई है। ये स्थिति आज जो दिल्ली के अंदर पैदा हुई है, एक तरफ मोदी जी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जहां झुग्गी वही मकान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपने रहने के लिए 179 करोड़ रुपया खर्च करके शीश महल बनाते हैं, कानून कायदे का उल्लंघन करके शीश महल बनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई। पूरे देश में लगभग 7 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपया
मोदी जी की सरकार ने इस योजना के ऊपर खर्च किया है, लेकिन अरविंद ये दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। हम प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने ये फैसला लिया कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। उस 5 लाख और 5 लाख उसमें जो है दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार देगी। 10 लाख रुपया वरिष्ठ नागरिकों के इलाज पर मोदी जी की सरकार खर्च करेगी। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इसको लागू नहीं होने दिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी गरीब का बेटा बीमार होता है और अस्पताल में जाके जब वो दाखिल उसको किया जाता है और मोदी जी की जो आयुष्मान भारत योजना है उस योजना के चलते जब अस्पताल में उसका ठीक ठाक से इलाज हो जाता है, जब अपने घर लौट के आता है तो उस बेटा के माँ बाप भगवान का शुक्राना करते हैं और उसके बाद मालूम है क्या कहती है माँ कि मोदी जी मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी उम्र भी मोदी जी को लग जाए, ये अंदर से आवाज आती है। और ऐसी योजना को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मैं इसके लिए कड़ी निंदा करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली के अंदर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू नहीं होने दिया। लगभग 2 करोड़ 62 लाख लोग अभी तक पूरे देश में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हमारे कारीगर चाहे लुहार है, खाती है, कुम्हार है, मोची है, राजमिस्त्री है, ऐसे जो जिनके पास अपना हाथ का हुनर है, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, सम्मान के साथ कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक संकट उनके सामने आ जाता है, तो मोदी जी की सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की। यदि किसी कारीगर को अपना कारोबार करने के लिए धन की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन करवाइए। 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपया 15 दिन के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। इस पीएम विश्वकर्मा योजना को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली की बात तो मैं बाद में करूंगा, पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार ने 12 करोड़ शौचालय बनाए हैं। दिल्ली में हमारे लाखों झुग्गीवासी हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। मोदी जी की सरकार चाहती थी कि दिल्ली के अंदर भी शौचालय बनाए जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में शौचालय बनाने की अनुमति नहीं दी। यह जानकारी भी मैं इस हाउस के अंदर आदरणीय सभापति महोदय देना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार 72 लाख लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया। यदि दिल्ली के गरीब लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा तो इससे मोदी जी की लोकप्रियता गरीब लोगों में बढ़ जाएगी। अरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं, कम से कम यदि गरीबों के लिए कोई योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है, आप उसमें अड़चन उत्पन्न कर रहे हो, मैं इसकी कड़ी निंदा करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचा है। देश भर में 14,000 जनऔषधि केंद्र खोले हैं। मैं दिल्ली के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि 642 जनऔषधि केंद्र दिल्ली में बनाए गए हैं। जो दवाई मार्केट में 100 रुपए की मिलती है, जनऔषधि केंद्र से 20 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली के मध्यम और गरीब लोगों को मोदी जी की सरकार के द्वारा
जन औषधि केंद्र खोलकर पहुंचाया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। मैं दिल्ली के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हमारे कांग्रेस के लोग भी यहां बैठे हुए हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 2012 में सिंगापुर के साथ मिलकर एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की नींव रखी गई। 40 एकड़ जमीन पर कम से कम 10,000 बच्चों को वहां उनको ट्रेनिंग मिलती। मोदी जी की सरकार ने लैंड यूज चेंज कर दिया, लेकिन 2012 से लेके आज तक जौनापुर में जो सिंगापुर सरकार की सहायता से जो वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनना था, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसको नहीं बनने दिया। ये दिल्ली देहात के युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा गया है, उनके साथ विश्वासघात किया गया है। आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट देख रहा था कि भाजपा के पास ना नेता है और ना कोई विजन है। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे पास अभी जो 2025 का जो सर्वे है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नेता भी हैं, जिनके काम करने की नीति भी उनके पास है और काम करने की नीयत भी है। मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस बात की चर्चा की है कि भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से मैं इस ऑनरेबल हाउस को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो दिल्ली को अनेक विकास के तोहफे दिए हैं, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर अपने कान खोलकर सुने। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया। आदरणीय सभापति महोदय, सुनो, ये विकास की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, सुन लीजिए जरा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई। 43,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 3700 करोड़ रुपया उसके लिए देना था, एक पाई पैसा नहीं दिया गया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जानकारी में बात लाई गई, तो मोदी जी ने अपनी सरकार को कहा कि काम को रोकना नहीं है। दिल्ली के अंदर हर रोज 60,000 ट्रक्स एंटर करते हैं, दिल्ली को प्रदूषित बनाते हैं। आज वो पेरिफेरल रोड बनकर तैयार हो गया है। 60,000 ट्रक्स की एंट्री दिल्ली में बैन हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, अपोजिशन के लोग जरा सुनने का जरा मादा दिखाओ, हम भी आपको सुनते हैं। मोदी जी ने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, बदरपुर में दुनिया का सबसे मोदी जी ने आदरणीय सच्चाई है, सच्चाई। आदरणीय सभापति महोदय, आप सुनने का जरा मादा रखिए, आपको बोलने का अवसर मिलेगा, आपको जो बोलना बोलिए। आदरणीय सभापति महोदय, मोदी जी ने साउथ दिल्ली में, बदरपुर में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया है।
उस इको पार्क में जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, उस इको पार्क में सफारी है, चिड़ियाघर है, उस इको पार्क में 1.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। आपको मालूम है ये इको पार्क कहां बनाया है? एनटीपीसी की राखी का ढेर था। 885 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था। आज उस राखी के ढेर पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क दिया है, और जिसमें सफारी भी है, चिड़ियाघर भी है, 1.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस इको पार्क में, उस राखी के ढेर पर बोटिंग लेक बनाया है। हमारे बच्चे बोटिंग करेंगे। और आज मैं ये बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये काम यदि इस धरती पर भगवान आ जाए तो तब संभव है। और ये काम या ये जो चमत्कार जो किया है दिल्ली की धरती पर, ऐसा चमत्कार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूं आदरणीय सभापति महोदय, प्रगति मैदान के साथ 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई गई है। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है। 1000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने उस 1.5 किलोमीटर लंबी टनल पर खर्च किया, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को 20% आम आदमी पार्टी की सरकार को उस टनल को बनाने के लिए देना था। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर यहां नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक नया पैसा उस टनल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मामला लाया गया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना है, पैसा जितना लग जाए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक पैसा ना दे, लेकिन टनल के काम को रोकना नहीं है। यह है आदरणीय सभापति महोदय, मैं साउथ दिल्ली को रिप्रेजेंट करता हूं। आप कभी मथुरा रोड पर गई होंगी, हमारे सभी अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जाते हैं। मथुरा रोड पर घंटों घंटों जाम लगा रहता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सराय काले खां से कालंदी कुंज होते हुए, मीठापुर, फरीदाबाद, पलवल, सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे तक 6,500 करोड़ रुपया खर्च करके 6 लेन का हाईवे दिया है। मथुरा रोड पर अब ट्रैफिक जाम नहीं लगता है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था। हमारे पास केवल एक विज्ञान भवन था। आदरणीय मोदी जी ने यशोभूमि द्वारका में 6500 करोड़ रुपया खर्च करके वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया है। मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बनाया है, और जो द्वारका में जो कन्वेंशन सेंटर बना है, 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो क्या इस हाउस को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास पार्क नहीं था। मोदी जी के मार्गदर्शन में द्वारका में 137 एकड़ जमीन पर वंदना पार्क विकसित किया, जिसके ऊपर 560 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसकी नींव देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखी थी। वो बनकर तैयार हो गया है। आज दिल्ली के लाखों लोग जब उसमें मॉर्निंग वॉक करते हैं, ओपन जिम लगा दिए हैं, जब बच्चे कसरत करते हैं, तो मन से वो मोदी जी को दुआ देते हैं। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम इंडिया गेट की तरफ चलें, नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है। जो मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल दिया है, देश के शहीदों को, देश के फौजियों को, देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं, देश के लिए शहीद हो गए, उनकी याद में जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है। मैंने वाशिंगटन में अमेरिका का भी नेशनल वार मेमोरियल देखा है। वो नेशनल वार मेमोरियल वाशिंगटन का इसके सामने कहीं टिकता भी नहीं है। तो क्या मोदी जी के प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए? हमें इस बात की खुशी है कि इंडिया गेट पर
जहां कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज उस स्थान पर मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की, नेता की प्रतिमा लगाकर देश के शहीदों को जो सम्मान दिया है, ये पूरा राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है। आदरणीय सभापति महोदय, जिस ऐतिहासिक इमारत में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, ये इमारत भी मोदी जी ने बनाकर दी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने जो कर्तव्य पथ दिया है, आज लाखों लोग हर रोज कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पर एकत्रित होते हैं, मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हजारों हमारे खोखा पट्टी के लोगों को, जो बेचारे फल फ्रूट बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, पानी बेचते हैं, उनको रोजगार भी मिला है और कर्तव्य पथ की जो रौनक बढ़ी है वो देखने में अपने आप में बिल्कुल अलग है। दिल्ली के लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक दिल्ली पुलिस के पास अपना कोई पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। मोदी जी की सरकार ने जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली पुलिस के लिए वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर बनाया है। मैं इसके लिए भी उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का जो कुल नेटवर्क था वो 200 किलोमीटर का था, अब वो बढ़कर दुगना हो गया है। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी के प्रति दिल्ली वासियों की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में उनके कर कमलों द्वारा दिल्ली में रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है, जिसका फाउंडेशन स्टोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं दिल्ली के लोगों से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, यहां हमारे उत्तर प्रदेश के भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं। क्या ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि MRTS ट्रेन केवल 45 मिनट में अब दिल्ली से मेरठ पहुंच रही है। नमो मेट्रो दिल्ली और NCR को जोड़ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारका गुरुग्राम कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से एरो सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी, तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज मेट्रो कनेक्टिविटी, दिल्ली से सहारनपुर नीमराना बहरोड नमो भारत कॉरिडोर, गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा नमो भारत कॉरिडोर और सेंट्रल विस्टा से मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए 1600 इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त दी हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली के पास डीटीसी के पास 6000 बसें थी, आज वे घटकर 2500 रह गई हैं। और जो 2500 बसें हैं वे भी आउटडेटेड हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। यदि मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें नहीं दी होती तो आज हमारा हाल क्या होता। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि दिल्ली को 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यदि आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बनी है तो उसके 2 कारण बताए गए हैं। एक कारण कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया और दूसरा कारण बताया है कि दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जर्जर हालत में हैं
और जब सड़कों के ऊपर गाड़ी चलती है, जो धूल उड़ती है, तो PM2.5 सबसे ज्यादा धूल से जनरेट होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दिल्ली में यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो जाए, यदि दिल्ली की सड़कें, जिनके बारे में यह कहा गया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने कि हम पेरिस और लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे, उसकी पार्टी के नेता को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि हम यमुना को भी साफ नहीं कर पाए, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पाए, हमें 5 साल और दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। अब तो मोदी जी की पार्टी की सरकार ही दिल्ली को ठीक करेगी, दिल्ली को विकसित करेगी। मैं इनको ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से हर रोज 40,000 कमर्शियल वाहन दिल्ली रोज आते हैं। इनको रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए, मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, जिसको हम तीसरा रिंग रोड भी कहते हैं, जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 12,500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो बनकर लगभग तैयार हो गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसमें 27 फ्लाईओवर हैं, 18 अंडरपासेज हैं। और मैं ये जानकारी ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि जिनके पास हर साल 80,000 का बजट है, 80,000 करोड़ का, 80,000 का करोड़ का, दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ का जिस सरकार के पास बजट है, वो दिल्ली में एक भी फ्लाईओवर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं बना पाए। इसकी जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से मुंबई तक नेशनल हाईवे, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, अक्षरधाम से सहारनपुर तक नेशनल हाईवे, शिव मूर्ति से नेशनल मंडेला मार्ग तक बनेगी सुरंग, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, जिसकी घोषणा की है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, ताकि एयरपोर्ट तक जाने का मिले अलग से रास्ता। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को टोनिका सिटी के निकट गाजियाबाद से जोड़ा जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गाजियाबाद नोएडा के लिए अलग रास्ता मिलेगा। यह जानकारी भी बैठिए। आदरणीय सभापति महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस दिल्ली में कड़कड़धुमा उस क्षेत्र के विकास के लिए मोदी जी ने 1168 करोड़ रुपया दिए हैं। काम लगभग पूरा हो गया है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं दे पाई। आदरणीय मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में द्वारका में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जिसके ऊपर 572 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। यह जानकारी मैं उनको दे रहा हूं जो ये कहते हैं कि इनके पास विजन नहीं है। मैं विजन की जानकारी दे रहा हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी भी लड़ाई उन्हीं से है, आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आपको करना चाहिए। और आपके नेता के बारे में क्या कहा है उन्होंने, वो मेरा मुंह मत खुलवाइए, मत मुंह खुलवाइए, इसी में भलाई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम प्रधानमंत्री जी के प्रति, हम सभी दिल्ली के लोग आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि नरेला सिटी में एजुकेशन हब की मंजूरी प्रधानमंत्री जी ने दे दी है। मैं दिल्ली वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नरेला में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और क्रिकेट स्टेडियम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में बनाया जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से उनको बहुत बहुत
उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मोदी जी की सरकार के मार्गदर्शन में 12 यमुना के किनारे डायवर्सिटी पार्क बनाए गए हैं। 12 दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक कोई पार्क नहीं बना पाई। मैं ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं, इस हाउस को देना चाहता हूं कि पूर्वी दिल्ली में यमुना के किनारे आप जरा जाओ तो सही, जरा मेरे साथ चलिए, मैं आपको एयर कंडीशन बस में लेकर चलूंगा और देसी घी का खाना खिलाऊंगा। आप चल के जरा देखिए तो सही ना, जरा आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि जो कुछ मोदी जी ने दिया तो दिल से आप मोदी जी को धन्यवाद देंगे। मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं। आप चल के जरा देखिए कि यमुना के किनारे, इनको शंका चले, यमुना के किनारे आ रहा हूं, यमुना के किनारे असीता पार्क जो मोदी जी की सरकार ने दिया है, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, जरा चलकर तो देखिए। यमुना के इसके साथ साथ यमुना वाटिका दी है। आप चलिए जरा सराय काले खां, एक बहुत बेहतरीन पार्क, वर्ल्ड क्लास पार्क मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को दिया है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर। और आप चल के देखिए उसको, जिसके ऊपर लगभग 843 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जब आप जाएंगे और उस पार्क में भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगाई गई है, तो उसको देखकर आपका मन गदगद हो जाएगा। यह जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। उस पार्क का नाम है बासेरा पार्क। बासेरा पार्क में, जैसे मैंने आपको कहा है, भगवान मुंडा जी की प्रतिमा लगाई गई है। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लाखों बेचारे खोका पट्टी वाले लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के 2 लाख खोका पट्टी के लोगों को कि वो सम्मान और इज्जत के साथ वो अपना कारोबार कर सके, 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराए हैं। आज खोका पट्टी के लोग दिल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। अभी हाल ही में 30,000 रुपए तक बैंक एटीएम निकासी की सुविधा भी मोदी जी की सरकार ने खोका पट्टी के लोगों को दे दी है। यह सुविधा कभी अमीर लोगों के पास होती थी, मोदी जी ने खोका पट्टी के लोगों को यह सुविधा देकर जो उनको सम्मान दिया है, मैं दिल्ली के लाखों खोका पट्टी की ओर के लोगों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली में लगभग 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मोदी जी ने जहां झुग्गी वही मकान इस योजना को शुरू किया है। 7,000 फ्लैट्स बनाकर दे दिए हैं। बाकी झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए फ्लैट्स बनाने का कार्य शुरू हो गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा लगभग 3,500 झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट दिए, उसकी चाबी दी। और उनके मन से मोदी जी के लिए दुआ निकल रही थी कि मोदी जी, हम जीवन में सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास कभी इस दिल्ली शहर में, जहां अगल बगल में अमीर लोग रहते हैं, हम लोगों को भी इतना शानदार फ्लैट बनाकर आप दे देंगे। केवल फ्लैट ही बना के नहीं दिया, बल्कि उनके बच्चों के लिए खेलने के लिए खेल का मैदान, पार्क, प्राइमरी स्कूल, पीने का पानी, घर में बिजली। तो ये मोदी जी ने दिल्ली के अंदर एक इतिहास रचा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी वासियों को उजाड़ा है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं, लंबे समय से दिल्ली में जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जिनकी दुकानें दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं, मोदी जी की सरकार ने 50,000 दुकानों को उनको फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी 351 सड़कें थी, जिन सड़कों के बारे में जब दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से आग्रह किया कि इन 352 सड़कों को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि इनके ऊपर सीलिंग की तलवार लटकी रहती है।
लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने 352 सड़कों को कमर्शियल रोड डिक्लेयर नहीं किया। अब क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं है, 8 फरवरी 2025 को जब हम 2/3 बहुमत से ज्यादा 50 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी कमर्शियल रोड्स को हम जो है इनको कमर्शियल रोड डिक्लेयर कर देंगे, जिससे कि इज्जत के साथ रोजी रोटी कमा सके। 13,000 दुकान जो सील कर दी गई थी, उनको डी सील करने का फैसला लिया गया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति। आदरणीय सभापति महोदय, दिल्ली के अंदर लगभग 1729 कॉलोनीज है। 60 लाख लोग, ज्यादातर लोग बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं। पूरे देश भर के लोग इन 1729 कॉलोनीज में रहते हैं, नारे के जीवन जी रहे थे। मोदी जी की सरकार ने फैसला किया कि हम दिल्ली की सभी 1729 कॉलोनीज को हम नियमित करेंगे, इनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और हम इनको मालिकाना अधिकार देंगे। और सभापति महोदय, जरा और सुन लीजिए, मोदी जी की सरकार आने से पहले यदि इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कोई व्यक्ति घर बनाता था तो एमसीडी और उस एरिया के आम आदमी पार्टी के काउंसलर जबरन वसूली करते थे। अब क्या व्यवस्था की है, जरा वो सुनने वाली बात है। दिल्ली की जिन 1700 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को मोदी जी की सरकार ने मालिकाना अधिकार दिया, उनकी रजिस्ट्री की जा रही है और कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी का निवासी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं जा रहा है, बल्कि सब रजिस्ट्रार अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाके कैंप लगाता है। लोग लाइन में खड़े होकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहीं उनको रजिस्ट्री करके दे दी जाती है। यह है मोदी जी का न्याय, यह है मोदी जी का गरीब लोगों के प्रति इंसाफ। इसको जरा सुनने की जरूरत है। और इससे आगे जो एक कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया है, मैं दिल्ली के 60 लाख अनऑथराइज्ड कॉलोनी के निवासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने ये फैसला ले लिया कि दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में यदि गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक वे अपना घर शान के साथ, सम्मान के साथ, बगैर किसी डर, बगैर भय के बना सकता है। यदि वो अपना घर तोड़कर बनाना चाहता है तो उसको नक्शा पास नहीं करवाना पड़ेगा, वो बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक अपना घर बना सकता है। ये जो ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली की 1700 कॉलोनियों के लिए लिया है, मैं दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी के 60 लाख लोगों की ओर से आदरणीय मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी भी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। 12,000 हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली में लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली के लोग कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर अब जो इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इंडस्ट्रियल इलाकों में केवल इंडस्ट्रियल इलाकों में सिर्फ सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री ही लगेंगी। ये ऐतिहासिक फैसला आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। हम दिल्ली वासियों की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दिल्ली के सभी इंडस्ट्रीज के मालिक ये चाहते थे, दिल्ली के लोग ये चाहते थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि दिल्ली प्रदूषित क्यों हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण इस ऑनरेबल हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा, जरा सुनिए। आप दुनिया में आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिली होगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हम पराली से खाद बनाएंगे और एक केमिकल घोल तैयार किया गया। उसके ऊपर खर्चा हुआ 30,000 रुपया। एक छटाक पराली से खाद नहीं बनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपना चेहरा चमकाने के लिए 24 करोड़ रुपया प्रचार और विज्ञापन के ऊपर खर्च कर दिया। आप बताइए कि 24 करोड़ रुपया प्रचार पर खर्च किया जा रहा है
और पराली से एक छटा खाद नहीं बनी है। दिल्ली में जो स्मार्ट टावर लगाया गया, जिसके ऊपर 23 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वो बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से दुखी है, दिल्ली को छोड़कर जा रहे हैं। हमने दिल्ली के लोगों से आग्रह किया है कि कृपया करके आप दिल्ली छोड़कर मत जाइए। हम इसको प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को छुटकारा दिलवाएंगे। वो समय आ गया है। हमने दिल्ली के लोगों के साथ, आदरणीय सभापति महोदया, हमने ये उनको विश्वास दिलाया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में 3 नए कॉलेज भी दिए हैं। मैं ये जानकारी भी और इस ऑनरेबल हाउस को देना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने हाल ही में सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय का ईस्ट कैंपस भी दिया है। मोदी जी की सरकार ने हाल ही में द्वारका में दिल्ली विश्वविद्यालय का वेस्ट कैंपस भी दिया है। रोशनपुरा नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर कॉलेज की नींव भी रखी गई है। मैं दिल्ली के लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय सभापति महोदया, इसके अलावा मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं इस ऑनरेबल हाउस को, हमारे कांग्रेस के मित्र भी सुने कि जब दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने दिल्ली को 12 नए कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। और आज मैं जानकारी देना चाहता हूं इस हाउस को कि दिल्ली में 12 कॉलेजेस दिए, फुल्ली फंडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद उनको वेतन नहीं दे पा रही है। यह है आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं सभापति महोदया आपको बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ मोदी जी ने जो कुछ व्यवस्था दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में की है, मैंने उसकी चर्चा की है। दिल्ली के अंदर एक नया कॉलेज पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं खोल पाई। दिल्ली के अंदर 50 कॉलेज खोलने का वायदा किया था। दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल खोलने की बात कही गई थी। दिल्ली में 78 स्कूलों को बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति महोदया, आज दिल्ली के 60% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 40% स्कूलों में आज वाइस प्रिंसिपल नहीं है। और दिल्ली के 70% स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। 45% स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये वायदा किया जाता है गेस्ट टीचर्स के साथ कि हम सरकार में आएंगे, हम दिल्ली के 25,000 गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करेंगे। आज गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर किया गया है। आज दिल्ली के स्कूल्स में 25,000 टीचर्स की कमी है। जो लोग ये कहते हैं, जरा सुन लीजिए, जो लोग ये कहते हैं, जरा इनके कारनामे सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, 12वीं क्लास में दिल्ली 6ठे स्थान पर रही है, जबकि 10वीं क्लास में दिल्ली का स्थान 15वां रहा है। जरा सुन लीजिए। और दिल्ली का स्थान सुन लीजिए, पटना, भोपाल, प्रयागराज और भुवनेश्वर के बाद है। ये है वर्ल्ड क्लास। आप जरा सुनने का मादा रखिए। आज अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए दादा, सुन लीजिए, सुनिए, बैठिए। सुनने का जरा मादा तो रखो, जरा सुनो तो सही, सुनो तो सही। ये बोलते रहिए आप। आदरणीय सभापति महोदया, मैं आज इस हाउस में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार ने लूटा भी है
इसको बर्बाद भी किया है। मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, मोहम्मद गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा, और इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लूटा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश के प्रधानमंत्री के पास अपने रहने के लिए घर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 2 कमरे के घर में रहूंगा। मैं आज इस ऑनरेबल हाउस को जानकारी देना चाहता हूं जिम्मेवारी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो पुराना उनका घर था, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली, उसको तोड़ दिया गया। उसके स्थान पर जो 179 करोड़ रुपया खर्च करके शीश महल बनाया, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, उसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 53 करोड़ रुपया उसके निर्माण पर खर्चा हुआ। अंग्रेज के समय के जो दरखत लगे हुए थे, कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई, उनको काट दिया गया। और जो शीश महल बनाया है, जो सबसे बड़ा पाप उन्होंने किया है कि उन्होंने कंपिटेंट अथॉरिटी से उसका नक्शा भी नहीं पास करवाया। बगैर नक्शे पास कराए हुए शीश महल बना दिया गया। आदरणीय सभापति महोदया, उनके घर के बगल में 21 क्लास 1 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, उसमें एक जज भी रह रहे थे। उन 21 फ्लैट्स को तोड़ दिया गया। जज जो सबको न्याय देते हैं, वो गुहार करते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मुझे थोड़ा समय दे दो, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े समय के बाद ये फ्लैट खाली कर दूंगा। लेकिन एक नहीं सुनी गई। 21 के 21 फ्लैट्स को तोड़कर चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का हिस्सा बना लिया गया। मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि उनकी बगल में दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी, उनके बगल में डीडीए के वाइस चेयरमैन की कोठी थी। दोनों कोठियों को दिल्ली मुख्यमंत्री निवास का हिस्सा बना लिया गया। और जो 53 करोड़ रुपया में हमारी सीपीडब्ल्यूडी के नॉर्म्स क्या कहते हैं, यदि आप अपने लिए कुछ भी सड़क बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बनाइए आप, लेकिन आप पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? सभापति महोदया, 10 करोड़ रुपया उस घर के ऊपर खर्च होना था, उसको बढ़ाकर 53 करोड़ रुपया कर दिया गया। टेंडर नहीं बुलाए गए। तो इससे बड़ा मैं समझता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा भ्रष्टाचार का दूसरा उदाहरण आपको पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। आदरणीय सभापति महोदया, मोदी जी की सरकार ने, आप जरा, मैं आप ऑनरेबल हाउस को बताना चाहता हूं, हमारा दिल रोता है कि क्या कैसी दिल्ली थी, आज उस दिल्ली का कितना उसको बदहाल बना दिया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए मोदी जी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। निरंतर भारत सरकार के जल मंत्री पहले नितिन गडकरी साहब थे, उसके बाद शेखावत जी हो गए। बार बार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि 8,500 करोड़ रुपया आखिर कहां खर्च किया गया है, उसकी हमें जानकारी दे, उसका हिसाब किताब दे। जल बोर्ड के खातों की तो सीएजी से जांच नहीं करवाई जाती, हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है। लेकिन 8,500 करोड़ रुपया इसलिए दिया था कि दिल्ली के जो 24 गंदे नाले यमुना में गिरते हैं, जहां वो नाले गिरते हैं वहां 24 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएं। दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया गया और दिल्ली की यमुना आज पहले से 3 गुना ज्यादा दूषित हो गई है। मैं इस ऑनरेबल हाउस को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं, आपको सुनकर हैरानी होगी। मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट यमुना को साफ करवाते करवाते थक गए। उन्होंने एनजीटी की जिम्मेवारी लगाई कि एनजीटी यमुना की सफाई करवाए। एनजीटी भी यमुना की सफाई करवाते करवाते थक गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। एनजीटी ने क्या आदेश दिया?
एनजीटी ने आदेश दिया दिल्ली के एलजी को कि आप दिल्ली की यमुना को साफ करने की जिम्मेवारी लीजिए और हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसका चेयरमैन आपको बनाया जाता है। दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिन रात लगकर कमेटी के मेंबर्स के साथ, दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर यमुना का 11 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच साफ कर दिया और उसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये जो कार्य एनजीटी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया है इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। यदि स्टे नहीं हुआ होता तो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एनजीटी के आदेश पर जो उन्होंने यमुना की सफाई का काम शुरू किया था, आज यमुना की सफाई हो जाती। और आज इस हाउस में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, आपने यमुना मैया के साथ पाप किया है। 8 फरवरी 2025 को जब नतीजे आएंगे, यमुना मैया का श्राप आपको लगेगा। आज ये बात मैं इस हाउस के अंदर कह रहा हूं। आपका झगड़ा रामवीर सिंह धूरी से हो सकता है, आपका झगड़ा मोदी जी के साथ हो सकता है, लेकिन यदि यमुना दूषित हो गई है और वही यमुना का पानी जिसको ट्रीट कर कर हम सब लोग लुटियन जोन में पीते हैं, तो यदि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक शानदार, एक ऐतिहासिक पहल की, उसका स्वागत होना चाहिए था, उसका विरोध किया गया। आदरणीय सभापति महोदया, हमारी केंद्र सरकार ने दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को समाप्त करने के लिए दिल्ली के जल बोर्ड को लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उपलब्ध कराए। आज जो 7,000 करोड़ रुपए दिए गए, उनका कोई हिसाब किताब केंद्र सरकार को दिया नहीं जा रहा है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है, दिल्ली जल बोर्ड ने 7,500 सैंपल्स उठाए, उनमें से 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट यह है कि इस पानी को पीकर दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो रहा है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। जल बोर्ड आपके शासन में हमारे बैठे हैं ना, क्या नाम है हमारे एमपी साहब, 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था। आज 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड में सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। बार बार हाईकोर्ट ने कहा कि खातों की जांच सीएजी से कराई जाए, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। आज तक खातों की जांच नहीं हुई क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोट 2800 करोड़ रुपए का, वो तो सारी चीजें अभी, क्योंकि आगे जब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, उसकी जांच पड़ताल तो कराई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आदरणीय सभापति महोदया, दिल्ली के अंदर अनेक ऐतिहासिक विकास के कार्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने वायदा किया था हम दिल्ली में 50 कॉलेज खोलेंगे, हम दिल्ली में नए 500 स्कूल्स खोलेंगे, उन लोगों ने 500 स्कूल तो नहीं खोले, 50 तो नए कॉलेज नहीं खोले, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी नई शराब नीति लाई गई जिसके बारे में कहा गया कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जब हाउस में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, लीडर ऑफ अपोजिशन था, कहा गया कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं, दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को आसानी से शराब सुलभ हो जाएगी। यह भी कहा गया कि दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। यह भी कहा कि यह वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। कई हजार करोड़ रुपए शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया गया। शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको बढ़ाकर 3 बजे तक कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रेजिडेंशियल एरियाज में जब शराब के हजारों ठेके खोले, हमने हाउस में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की आंख में आंख डालकर कि हम दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में
शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे, अपने युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भगवान की सौगंध खाते हैं, यदि हम विफल हो गए तो हाउस की मेमोरी छोड़ के चले जाएंगे। अरे स्कूल खोलने वालों, कॉलेज खोलने वालों, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम शुरू कर दिया। स्कूल कॉलेज खुले नहीं, अद्धा के साथ पौवा फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री। ये हाल हमने दिल्ली का होते हुए देखा है। और अंत में मैं, अब क्योंकि आपने घंटी बजा दी है सभापति महोदया, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी। अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी भी ले लो। वो आप बोल रहा राजीव भाई, कंप्लीट करिए माननीय सदस्य प्लीज। वो आपको बोल रहा है। अभी शीश महल पर सुनो। अभी सुनाया तो है शीश महल पर। हाँ, माननीय सदस्य रामवीर जी विदुड़ी जी प्लीज सभापति महोदया कंप्लीट करिए। आपकी घंटी बज गई है। मैं अपने भाषण को समाप्त करने जा रहा हूं इन शब्दों के साथ। आदरणीय सभापति महोदया, 18 फरवरी 2025 को हम आएंगे, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, मोदी जी के सपनों की विकसित दिल्ली बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का जोरदार तरीके से समर्थन करता हूं। उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो हमारे अपोजिशन के साथी हैं, छोटी मोटी टोका टाकी करते रहे, लेकिन दिल से तो वो भी सुनना चाहते थे कि जिस आदमी ने इस दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया, इसको जितना भी ठोका जाए, ये हाउस भी सुनना चाहता है। ये हाउस की भावना मैंने देख ली। धन्यवाद। और दिल्ली के लोग यदि सुन रहे होंगे तो आज उनके मुंह से आवाज निकल रही होगी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है। इस दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। 8 फरवरी को दिल्ली में मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनेगी। और मोदी जी का जो सपना है कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाए, दिल्ली वासियों का ये सपना मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में बनने वाली भाजपा की सरकार पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।